तो फिल्म की शुरुआत 1910 इजिप्ट से होती है और हमें सहरा में खोए हुए एक आदमी को दिखाया जाता है। अपने हाथ में खंजर उठाए वो अपने बेटे को आवाज़ दे रहा था जैसे वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो। दूसरे हाथ में उसके एक पुराना सा स्टैचू था जिसकी बॉडी घोड़े जैसी और मुंह उसका किसी परिंदे जैसा था। आखिर वह आदमी थक कर बैठ जाता है और जब उसकी नज़र उस स्टैचू पर पड़ती है तो तब उसे याद आता है कि अपने बेटे को वह खुद ही मार आया है। ऐसा नहीं था कि वह अपने बेटे से प्यार नहीं करता था, वो अपने बेटे को मारना चाहता भी नहीं था, पर उस वक्त वो एक शैतान के कब्जे में आ गया था। पता चलता है कि शैतान उसी स्टैचू से जुड़ा था जो इस टाइम उसके पास था और उसी के खुलने पर वह अपनी ताकतें जाहिर कर पा रहा था। असल में यह शैतान है विल बासु जिसको बच्चों को मारने और डराने से ताकत मिलती है। इसीलिए इसने इस आदमी के जरिए उसी के बेटे को मिलवाया है। इस आदमी को भी अपने किए पर अफसोस था, इसीलिए अब उसने जिस खंजरे से अपने बेटे को मारा था उसी से अपनी जान ले ली और यहाँ पर अपना गिल्ट खत्म कर दिया। जिसके बाद वो खंजर और वह स्टैचू वहीं रेत में धंस गया। खैर अब सीन कट हुआ और हमें बहुत सालों बाद 2003 का वक्त दिखाया गया। कैलिफोर्निया में हम एक अजीब भयानक जले हुए घर को देखते हैं जिसके अंदर एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है। इस टाइम वह काफी डरा हुआ है और वो टेबल के नीचे छुपकर पुलिस को कॉल मिलाता है और पुलिस को बताता है कि उसकी मॉम एक मॉन्स्टर है और हर रात वो उसे डराती है। वो अपनी मॉम से छुटकारा चाहता है। तभी पुलिस वाले उसकी बातों पर पूरी तरह एतबार नहीं कर रहे थे। तभी उसकी मॉम अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए यहाँ पर आ गई, जो आवाज़ें दूसरी तरफ पुलिस वालों ने भी सुनी और यहाँ हमें भी जब उसकी मॉम को दिखाया गया तो यह कंफर्म हो गया कि असल में वो कोई इंसान नहीं मॉन्स्टर ही है, या कम से कम किसी मॉन्स्टर के कब्जे में है, क्योंकि वह बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उसकी बॉडी तकरीबन पूरी तरह मुड़ी हुई थी, चेहरा उसका भयानक तरीके से कटा हुआ था और उसका नाम एबीएल था। वो कंटिन्यूस अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कभी कभार वो अपने इंसानी रूप में भी आ जाती है और जब वो अपने इंसानी रूप में आती थी तब वो अपने बेटे से माफी मांगती थी क्योंकि वह अपने बेटे को डरा क्यों रही थी। खैर अब की बार उसकी मीठी आवाज सुनकर माइकी उसके सामने आ जाता है और एबीगेल उसे दोबारा डराने लग जाती है और इस मर्तबा तो हम एबीगेल की पूरी काली हुई आंखों को भी देखते हैं। वो सच में इंसान नहीं थी। इस टाइम वह माइकी को मारते नहीं है, डांटते भी नहीं है, बल्कि अपने पास बिठाकर टीवी देखने लग जाते हैं। और जब यह लोग चैनल बदलते हैं तो हमें न्यूज में माइकी की ही न्यूज को दिखाया जाता है और यहाँ से पूरी कहानी ही बदल जाती है। असल में माइकी वो बच्चा था जो 9 महीने पहले किडनैप हो चुका था। उसकी मॉम और पुलिस वाले अभी तक जिंदा या मुर्दा उसे ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन माइकी अभी तक किसी को नहीं मिल पाया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि माइकी इस टाइम टीवी पर अपनी तस्वीर भी देख रहा था, अपनी असली मॉम को भी देख रहा था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो एबीगेल को ही अपनी मॉम समझ रहा था। इसका मतलब था कि उसके दिमाग पर इस शैतान ने बहुत गहरा असर छोड़ दिया है। अब क्योंकि माइकी ने पुलिस को कॉल करनी थी तो कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस घर पर नॉक करने लगती है। एगल समझ जाती है कि यहाँ पर उसके लिए कोई खतरा है। वो माइकी से कहती है कि तुम जाकर छुप जाओ, बाहर मॉन्स्टर आया है, अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो वह तुम्हें खा जाएगा। यह कहने के बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो ऑफिसर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने जले गिरे घर में भी कोई रह सकता है। अब एबीगेल उनसे जब आने की वजह पूछती है तो वह बता देते हैं कि वह बच्चे की कॉल पर यहाँ आए हैं और एबीगेल कहती है नहीं, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनते और अब वह घर के अंदर आ जाते हैं। घर में जगह जगह खिलौने बिखरे हुए थे और यह देखकर वह समझ गए कि यहाँ पर जरूर कोई बच्चा होगा। अब क्योंकि वह एबीगेल की बात माने बगैर उसके घर में आ गए थे तो एबीगेल भी अब गुस्से में आ चुकी थी। अचानक से एबीगेल उनकी आंखों के सामने गायब हो गई और फिर ऑफिसर को घर में खेलने की आवाज़ें आने लगी और साथ में एबीगेल की भयानक हंसी की भी। अब तो ऑफिसर भी डर गए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बैकअप बुला लिया था। वो अब एबीगेल को ढूंढना चाहते, इसीलिए वो आगे जाते हैं और बाथरूम का सीन देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बाथटब यहाँ पर पूरा खून से भरा था और बाथटब के अंदर बहुत सारे खिलौने तैर रहे थे। यह देखकर अब ऑफिसर अपनी गन निकाल लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ की आवाज़ें उसे अभी भी डिस्टर्ब कर रही थी, जिन आवाजों में वो साफ समझ पा रहे थे कि एबीगेल जबरदस्ती माइकी के साथ खेलना चाहती है।
पर माइकी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। आवाजों का पीछा करते हुए ऑफिस से पहुंच जाते हैं बेसमेंट में, जहां उन्हें माइकी तो नजर नहीं आता लेकिन मिल जाती है 3 बच्चों की डेड बॉडी जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इससे पहले कि शेरीफ इस बारे में किसी को भी बता पाता, यहाँ पर अजीबोगरीब सा डांस करते हुए अब गिल उसके सामने आ जाती है। इस टाइम हम उसकी आंखों को सफेद देखते हैं। साफ पता चल रहा था कि या तो वह इंसान नहीं है, या अगर इंसान है तो किसी के पोजीशन में है, कब्जे में है, और अब वो शेरफ को भी बुरे तरीके से चाकू स्टब कर मार देते हैं। और यह सब माइकी की आंखों के सामने होता है। इस सब के बावजूद वह एबिगेल से डरता तो है, लेकिन फिर भी एबिगेल को अपनी मां मानना नहीं छोड़ता। इसके बाद एबिगेल मैगी को मुस्कुरा कर देखती है, और इस टाइम पर हम उसके दांत और आंखें दोनों पूरी तरह काली हुई देखते हैं। अब एबिगेल की कहानी जानने के लिए मूवी जाती है 1 साल पीछे, और हमें दिखाई जाती है एबिगेल की फैमिली, जो कि एक नॉर्मल फैमिली है। पर हाल ही में एबिगेल की मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है। एबिगेल के डैड अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह उन दोनों को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर एबिगेल की मॉम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास पैसा ज्यादा है। इसीलिए एबिगेल के डैड को खतरा है कि कहीं कोर्ट दोनों बेटियों की कस्टडी उनकी मॉम को ना दे दे। उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वह स्ट्रेस में है, और इसी सब के दौरान कहीं से उन्हें मिल जाता है वही वाला आर्टिफैक्ट, वही स्टैचू जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। एबीके के डैड यह तो जानते थे कि यह बहुत ज्यादा पुराना है और इसे बेचने पर बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं। अब कितने पैसे मिलेंगे, यह कहाँ बेचना होगा, और आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, यह जानने का काम वह अपने फ्रेंड को दे देते हैं। और फ्रेंड के जरिए उन्हें पता चलता है कि यह आर्टिफैक्ट कोई आम चीज नहीं है। यह मानो एक पोर्टल है जहन्नुम और दुनिया का, जहां से बुलबाजू नाम का एक डीमन जहन्नुम से दुनिया में आ सकता है। यह डीमन बच्चों का दुश्मन होता है और इसे बच्चों से दूर रखना होगा। वह आदमी एम्बिगल के डैड को इस आर्टिफैक्ट को बच्चों से दूर रखने को कहता है, और साथ में यह भी कहता है कि इसे कभी मत खोलना। अगर तुमने वह आर्टिफैक्ट खोल दिया तो वह डीमन बच्चों को अपना शिकार बनाकर डीमन बना देगा, और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। पर बीगल के डैड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, और वो सुनते सुनते ही उस आर्टिफैक्ट को खोल देते हैं, और अंदर से हमें धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो धुआं असल में डीमन था जिसने निकलते ही इस आदमी को पोजेस कर लिया। जिसके बाद अब जो होना था वह तो खतरनाक ही होना था। यह आदमी अपनी छोटी बेटी के सोने के फौरन बाद अपनी बड़ी बेटी यानी एपिगल के रूम में जाता है और उसके साथ खुद ही जबरदस्ती करने लगता है। इस टाइम असल में उसकी बॉडी में वह खुद था ही नहीं, उसकी बॉडी में शैतान का कब्जा था। उसके बाद उसके डैड ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएगा। एगिल जब पानी पीने के लिए किचन में गई तब हमने उसके डैड को सीलिंग के ऊपर चलते हुए भी देखा। खैर एबिगेल ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो तो रूम में जाके सो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके डैड उसके पांव को कच्चा चुबा रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ पर डीमन भी आ चुका था, और यह दोनों मिलकर अब एबिगेल को अच्छी तरह से काबू कर लेते हैं। जिसके बाद डीमन एबिगेल के मुंह के अंदर अपना खून डाल देता है, और अब एबिगेल भी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, और सुबह होते ही इस घर को छोड़कर भी चली जाती है। एबिगेल अब एक पुराने से घर में आ चुकी थी, जहां आने पर उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में शैतान का बच्चा है। वह इस बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती था, क्योंकि जानती थी कि अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा। वो एक हैंड लेकर अपने पेट से उस शैतान का बच्चा निकाल तो देती है, लेकिन जितनी देर वो शैतान का बच्चा उसके पेट में रहा था उतनी देर में उसने उसके जिस्म को काफी हद तक सड़ा दिया था। इस सब के बाद में एबिगेल ने एलिस को कॉल की और उसे कहा कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और डैड से दूर रहने की कोशिश करना। यह सब कहकर अभी उसने फोन काटा ही था कि उसके पोजेस हुए डैड अब उसके पीछे आ गए। वो हैरान थी कि डैड को उसका पता कैसे चला था। खैर इस टाइम उसके डैड असल हालत में तो लग भी नहीं रहे थे, वो शैतान के पोजीशन में थे, और वो उससे कहते हैं कि तुमने शैतान के साथ धोखा किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। वो यहाँ पर एबिगेल का हाथ पकड़कर काट देते हैं, पर शैतान कहता है यह उसकी सजा नहीं है। उसकी सजा अब यह है कि जो सब पहले एबिगेल के साथ हुआ है वो उसकी छोटी बहन के साथ होगा, एलिस के साथ। लेकिन एबिगेल ऐसा नहीं चाहती थी। वो अब शैतान के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर मेरी बहन को कुछ मत करना। शैतान कहता है ठीक है, तो तुमने मेरे बच्चे को मारा है और अब तुम्हें मुझे एक बच्चा लाकर देना होगा, एक ऐसा बच्चा जो मेरे काम कर पाएगा। उस दिन के बाद से एबिगेल ने बच्चों को उठाना शुरू कर दिया।
पहले एक, फिर दो, फिर तीन एबीगेल एक के बाद एक किडनैपिंग करती रही। लेकिन शैतान को पहले तीनों बच्चे अपने काम के नहीं लगे। इसीलिए शैतान ने एबीगेल के जरिए ही उन तीनों बच्चों को मरवा दिया और उनके खून बाथटब में जमा कर दिए। और इसके बाद एबीगेल लेकर आई माइकी को। माइकी को डीमन ने नहीं मरवाया था, क्योंकि माइकी डीमन को वह बच्चा लगता था जिससे वह अपना मकसद पूरा करवा सकता है। माइकी पहले ही अंधेरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता था, इसीलिए वो उनके लिए आसान शिकार था। खैर, सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब माइकी एबीगेल के साथ है और एबीगेल को अपनी मॉम समझता है। असल में एबीगेल दिल से अभी तक इंसान ही है और वह नहीं चाहती कि वह बच्चा यानी माइकी शैतान का शिकार बने। वह माइकी को बचाना चाहती थी, लेकिन जब वह शैतान के कब्जे से खुद को निकाल नहीं पाई और उसे लगा कि वह माइकी को बचाने में नाकाम हो जाएगी, तो आखिर तंग आकर उसने अपनी ही जान ले ली। पहले वाले ऑफिसर की कॉल की वजह से जल्द ही यहाँ पर पुलिस भी आ गई और उन लोगों ने माइकल को रेस्क्यू कर लिया और एबीगेल की मौत की खबर और इसके साथ एबीगेल, शेफ और 3 बच्चों की मौत की खबर एक डरावना ख्वाब बनकर पूरे शहर वालों को डराने लग गई। खैर, इस सब के बाद सीन यहाँ से कट हुआ और हमें 20 साल बाद का दिखाया गया। 20 साल बाद हमें दिखाया जाता है एबीगेल की छोटी बहन एलिस को, जो कि एक राइटर बन चुकी है और उसने अपनी ही बहन एबीगेल पर और उसकी पूरी लाइफ पर एक किताब लिखी है और उसका नाम उसने लिखा है मॉमी मॉन्स्टर, जो माइकी एबीगेल को कहा करता था। बुक का कवर पेज भी माइकी की बनाई हुई ड्राइंग ही था, जिसमें माइकी एबीगेल से छुपता फिरता था और इस पूरी ड्राइंग में उसकी अपनी मॉम उससे बहुत ज्यादा दूर खड़ी है। इसी ड्राइंग में 3 बच्चों की डेड बॉडी और साथ साथ शेफ की भी डेड बॉडी बनाई गई थी और दरमियान में एक डीमन को भी माइकी ने ड्रॉ किया था। यहाँ पर पता चलता है कि एलिस एक बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है और उसका मानना यह है कि लोगों के जो भी रवैया होते हैं वह उनके पास्ट का रिफ्लेक्शन होते हैं। वह बताती है कि माइकी जब उसकी बहन एबिगेल को अपनी मां मानने लगा था, यह भी एक बीमारी की ही वजह से था, जहाँ पर कोई भी इंसान अपने ही दुश्मन के साथ रहकर से फील करने लगता है। वह यहाँ पर माइकी और एबिगेल की स्टोरी सुनाने के लिए टीवी पर ही माइकी से माफी भी मांगती है और उसका यह इंटरव्यू बड़े बड़े न्यूज चैनल्स कवर करते हैं, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट जेनिफर भी। एलिस का मकसद तो सिर्फ अवेयरनेस फैलाना था, लेकिन यहाँ पर जो जेनिफर थी वह इसी इंटरव्यू को पैसे कमाने का जरिया बना लेती है और हेलोन के दिन वो इस इंटरव्यू को एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना देती है, जिससे एलिस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ जब यह इंटरव्यू माइकी देखता है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और हम माइकी के पास किसी दूसरी एंटिटी को भी देखते हैं और हमें इस चीज का पता चल जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि शैतान ही है। खैर, यहाँ दूसरी तरफ एलिस भी जेनिफर को डांट रही थी क्योंकि उसने एलिस के इंटरव्यू का सही इस्तेमाल नहीं किया था। एलिस के इंटरव्यू के साथ साथ अब इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत से लोगों के और भी इंटरव्यू थे, जिसमें माइकी की असल मॉम का भी इंटरव्यू था और वह बता रही थी कि जब से माइकी वहां से लौटा है उसने तब से कभी उसकी असली मॉम को मॉम नहीं माना। अब जो साइकेट्रिस्ट माइकी का इलाज कर रहे थे, यहाँ पर उनका भी इंटरव्यू था और वह इन सारी चीजों की वजह माइकी के ऊपर गुजरे हुए भारी ट्रॉमा को बता रहे थे। अब यहाँ पर एक मजेदार की बात यह थी कि सारी डॉक्यूमेंट्री में एबिगेल के डैड के दोस्त का भी इंटरव्यू था, जिसने एबिगेल के डैड को उस आर्टिफैक्ट के बारे में रिसर्च करके बताया था कि वो आर्टिफैक्ट हेल का एक दरवाजा है और उसे खोलने से डीमन इस दुनिया में आ जाएगा। यहाँ पर एंड पर एलिस की रिसर्च को भी दिखाया जाता है, जिसमें एलिस बता रही थी दुनिया में 7% इंसान ऐसे बड़े होते हैं जिनके बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, चाहे वह फिजिकल हो या उनके मॉम डैड से रिलेटेड हो। और जो लोग बड़े होकर क्रिमिनल बनते हैं, 97% लोग उनमें से ऐसे होते हैं जो बचपन में किसी बुरे हादसे से गुजरे हो। एलिस का मानना यह था कि अगर ऐसे बच्चों का इलाज ना किया जाए जो बचपन में किसी ट्रॉमा का शिकार रहे हो, तो बड़े होकर वह बहुत जल्दी क्रिमिनल्स बन जाते हैं। उसने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि अगर माइकी का प्रॉपर से इलाज नहीं हुआ तो वह बड़े बड़े क्राइम्स करेगा। अबेल इस बात में बैठकर जब यह इंटरव्यू सुन रही थी तो उसे एहसास होता है कि यह बात सुनकर माइकी को कितना दुख हुआ होगा। अब यह सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके घर की बेल बज जाती है। वो देखती है कि एल्विन के कॉस्ट्यूम में एक बच्चा उसके डोर पर था जो उससे कुछ नहीं मांगता, लेकिन एलिस फिर भी उसे कैंडीज दे देती है। उसके बाद एलिस दरवाजा बंद कर सोने चली जाती है और ख्वाब में उसे अपनी बहन एबिगेल और साथ में वो शैतान दिखाया जाता है जिसने उसके डैड को पोजेस किया था। वो डर कर उठ जाती है और तभी उसे अपनी खिड़की में एक साया दिखाई देता है। यह वही बच्चा था जिसे अभी कुछ देर पहले ही एलिस ने चॉकलेट्स दी थी। वो करीब जाकर जब उस बच्चे को देखती है तो वह बच्चा अचानक से बड़ा हो जाता है और यहाँ एलिस नोटिस करती है कि असल में वो बच्चा था ही नहीं, वो पहले ही एक बड़ा इंसान था जो घुटनों के बल बैठा हुआ था। और यह भी समझने में
इसको ज्यादा देर नहीं लगी कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि माइकी है, जो उसके इंटरव्यू से गुस्से में आ चुका है और उससे बदला लेने के लिए आया है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर जल्दी से एलिस ने गन निकाली और अपनी गन को छुपाते हुए वो बहुत ही आराम से माइकी के सामने आई। वो एक साइकेटिस्ट थी। सिचुएशन को हैंडल करना उसे काफी अच्छे से आता था। वो माइकी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? माइकी उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे कहता है, तुम्हारी जान खतरे में है और आज तो मॉमी भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगी। वह इस टाइम मॉमी एबिगेल को ही कह रहा था, यानी आज तक वो एबिगेल को ही अपनी माँ समझा करता था। एलिस उससे सवाल करती है, कौन मुझे मार देगा? कौन मेरे पीछे पड़ा है? तुम क्या बात कर रहे हो? उसके यह सवाल सुनकर माइकी रोने लग जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब सोच आती है। मेरा दिल करता है सब चीजें तबाह कर देने का, सबको मार देने का, लेकिन मैं वह सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरे दिमाग में वह सोचे शैतान ही डालता है। शैतान मुझे सब बर्बाद करवाना चाहता है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे अब शैतान से डर लगता है। प्लीज तुम मेरी मम्मी बन जाओ ताकि हम दोनों मिलकर इन सारी शैतानी सोचों को हरा सकें। उसके बातों से अब एलिस घबरा चुकी, इसीलिए वो अपनी गन माइकी के ऊपर तान देती है और माइकी यहाँ से भाग जाता है और हमें एलिस के पीछे अब सचमुच के शैतान को दिखाया जाता है और पता चलता है कि माइकी झूठ नहीं कह रहा था। माइकी भी डीमन के यहाँ आने को महसूस कर चुका था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस टाइम उसके दिमाग में चलने वाले फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि उस रात जब एबिगल ने खुद को खत्म किया था, तब डेमन एबिगल की बॉडी से निकलकर माइकी की बॉडी में आ गया था और उसी ने माइकी को पोजेस कर शेरिफ को मरवाया था। यहाँ प्रेजेंट में भी दोबारा वो डीमन माइकी को पोजेस कर लेता है और इस टाइम जब एलिस का फ्रेंड एलिस के घर पर आता है तो वह बिना सोचे समझे उसे भी बिल्कुल शेरिफ की तरह स्टप कर मार देता है। अब जब इन सारी चीजों की खबर जेनिफर तक पहुंची कि माइकी ने पहले की तरह ही एक और मर्डर कर दिया है, तो उसने फौरन से अपनी टीम से कहा कि एलिस को इंटरव्यू पर बुलाओ। यही रेटिंग्स लेने का अच्छा मौका है। उसे अभी भी किसी इंसान या उसकी जान की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो अपने पैसे की, जो उसको शो हिट होने पर मिलते। वह अब जब स्टूडियो पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर तो सारा कुछ धर्म भ्रम हो चुका है और अब यहाँ पर माइकी है खून से सने अपने हेलोन वाले कपड़ों में और उसने अपनी गर्दन पर अब रस्सी भी बांधी हुई है। हाथ में उसके बंदूक है जिससे वह सबको मारता ही जा रहा है। उसने स्टूडियो के लोगों को इसलिए मारा था और यह स्टूडियो इसलिए तबाह किया था क्योंकि कल इस स्टूडियो में उसके बारे में अजीबोगरीब बातें हुई थी। अब जब तक जेनिफर यहाँ पर आती है, माइकी उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर जेनिफर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर एक चाल चलती है और इस टाइम जो उसकी असिस्टेंट उसके सामने होती है वो उसको माइकी के सामने कर मरवा देती है, लेकिन खुद भी माइकी के हाथ से कहाँ बचवाती है। कुछ ही देर में माइकी उसे पकड़ लेता है और उसे मारता है और जब उसकी जान लेने के लिए गोली चलाने ही वाला होता है तो जेनिफर की किस्मत चल जाती है। बंदूक खाली निकलती है और यहाँ जेनिफर की जान बच जाती है, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था। माइकी के पीछे वो डीमन पड़ आ हुआ था इंसानों को मरवाने के लिए। बिना मकसद पूरा किए तो वह यहाँ से जा नहीं सकता था, इसीलिए वह माइकी को ऑर्डर देता है कि तुम चाकू से जेनिफर को मार डालो। और जब वो चाकू उठाता है जेनिफर को मारने के लिए, तभी पीछे से एलिस आ जाती है और माइकी से कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी बनने के लिए तैयार हूँ। उसका यह कहना था कि माइकी कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन तभी शैतान ने दोबारा उसे पोजेस कर लिया और अब एलिस को ही उसके हाथों मरवाने लगा। माइकी एलिस का गला जब दुबा ही रहा था, तभी जेनिफर उठी और माइकी का ही चाकू उठाते हुए उसने माइकी के चेहरे में स्टैब कर दिया और आखिर फाइनली यहाँ माइकी मारा गया और वो शैतान जो कि माइकी की बॉडी की वजह से दुनिया में तबाही फैला रहा था वो कमजोर होकर चला गया। लेकिन उसका खतरा पूरी तरह टला थोड़ी था। जब तक वह आर्टिफैक्ट इस दुनिया में है तब तक शैतान के इस दुनिया में आने का और तबाही फैलाने का खतरा दुनिया पर मंडगला रहा है। खैर अभी के लिए हमें एलिस को जिंदा दिखाया जाता है, जिसकी रिसर्च के मुताबिक दुनिया वालों के सामने माइकी एक ट्रॉमा से गुजरा था और बड़ा होकर अब वह क्रिमिनल बन गया। पूरा सच क्या था यह तो दुनिया को पता नहीं चल पाता, पर सारे अब एलिस की रिसर्च के फैन हो जाते हैं और ऐसे ही यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।